देखिए, कक्षा 10वीं NCERT कोर्स के अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 का प्रैक्टिकल हल आपको बता रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 लिए हैं हम। इसके पहले क्वेश्चन 1 इसके पहले वीडियो में दिखा चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत अच्छा है, IMP क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q या 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होता है। तो देखिए, हम इसे कैसे सिद्ध करेंगे। इसको सिद्ध करने के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का बार बार प्रयोग होता है और ये IMP क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम इसका हल कैसे निकालते हैं। ये देखिए, हम इसमें माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसके लिए हम इसमें क्वेश्चन में देखेंगे विभाजन प्रमेयिका से कि b का मान मतलब भाजक क्या है, 6 है। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका देखिए क्या है, a = BQ + R। इससे देखिए r के संभव मान क्या निकल जाएंगे, 6 से कम रहेंगे, क्योंकि शेषफल जो होता है वो भाजक से छोटा होता है। तो b का मान क्या है, 6 है। तो यहाँ लिखें हम b = 6। तो r के जो संभव मान है क्या रहेंगे, r = 6 से कम मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये मान रहेंगे। क्योंकि इसका देखिए, मैं आपको फॉर्म बता रहा हूँ, क्या रहता है कि 0 छोटा है, बराबर है r से, और r छोटा है b से। तो b का मान 6 है, तो 6 किससे r का मान 6 से छोटा रहेगा, मतलब 5 तक लाएंगे। ये आपको समझना चाहिए। r के मान संभव मान ये होंगे। तो जब r के ये संभव मान है, तो a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक लिए हैं हम, तो इसके लिए हम a के संख्याएं किस रूप में लिख सकते हैं इसको। देखिए, r का मान हम यदि 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका 0 लेंगे यदि हम r का मान, तो ये इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। 6Q को ये 6Q के रूप में, यहाँ देखिए इसमें हम r का मान यहाँ 0 रखेंगे तो इसको 6Q हो जाएगा, इसका मान 6Q। और r का मान यदि हम यहाँ 1 रखेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम 6Q + 1। r का मान 2 रखेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, 6Q + 2। फिर तीसरा मान 6Q + 3, फिर 6Q + 4, और r का मान यदि हम 5 रखते हैं तो 6Q + 5। ये मान संभव, ये संख्याएं होंगी। एक कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या लिए हैं हम, तो देखिए हम यहाँ क्या पाते हैं कि a के जो एक विषम संख्या है माने हैं हम, तो अतः हम क्या करेंगे, 6Q + 2 और 6Q + 4। ये देखिए 6Q + 2 और 6Q + 4 ये क्या है, 2 से विभाजित है। क्या है, 2 से विभाजित है। तो 2 से विभाजित है मतलब ये सम संख्याएं हैं। इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 6Q + 1, 6Q + 3 या 6Q + 5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। इसलिए हम यहाँ लिख देंगे कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1, 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होगा। ये हमारा निष्कर्ष निकल चुका। यही सिद्ध करना था हमको।
कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए हम 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है, क्योंकि ये बाकी संख्या सम निकल चुकी। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपना क्या है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे कार्य करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, हाईएस्ट मान निकालना है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए हमको इसमें HCF निकालना पड़ेगा, अधिकतम संख्या पूछा है मतलब HCF। तो HCF निकालने के लिए हम 616 और 32 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखिए मैं आपको HCF निकालने के लिए पहले आप 32 और 216, 32 और 616 सॉरी, यहाँ क्या है 616, 32 और 616। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 616 बड़ा है किससे, 32 से। यहाँ रफ़कार दिखा रहा हूँ मैं आपको। 616 में हम 32 का भाग देंगे, ये देखिए 32 का भाग देंगे तो पहले एक बार जाएगा तो यहाँ 32 आ जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे हम तो 11 में से 2 गए 9 बचेगा और 5 में से 3 गए 2 बचेगा। इसके बाद हम इसको 6 को उतारेंगे, यहाँ 6 को, और यहाँ देखिए 9 बार जाएगा। आप देखिए 9 दूनी 18 की 8 हासिल की 1 और 9 दूनी 18 9 27 और 1 28। ये देखिए यहाँ एक उदाहरण लेंगे, 16 में से 8 गए 8, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 0 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। अब देखिए जो 8 अपना शेषफल बचा है, तो ये जो भाजक था 32, इसको हम भाज्य बना रहे हैं। ये 32 यहाँ लिख लिए और इस 8 का भाग देंगे इस 32 में, तो 8 एकम 8 8 चौके 32, ये पूरी बार भाग चला गया। तो यहीं अपनी भाग क्रिया समाप्त हो जाती है। तो देखिए पहले भाजक 32 था, फिर 8 था, तो अंतिम भाजक ही HCF कहलाएगा। मतलब हमारा यही आंसर प्राप्त हो जाता है। क्या आंसर प्राप्त हो जाता है कि जो अधिकतम संख्या है वो 8 है, जो स्तंभों की संख्या पूछा है वो 8 होगी। तो देखिए हम इसको एल्गोरिथम यूक्लिड प्रमेयिका से कैसे दिखाएंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे A बराबर BQ + R, है ना। तो देखिए यहाँ 616 भाज्य है तो 616 बराबर लिखेंगे, 616 बराबर, यहाँ देखिए बराबर के बाद क्या लिखना चाहिए, 32 गुणित 19 धन शेषफल। तो क्या हो जाएगा, 32 गुणित 19 धन शेषफल क्या है, यहाँ 8 है। ये हमारा पहला चरण है, चरण नंबर 1। ये देखिए चरण नंबर 1। दूसरा चरण रहेगा, दूसरा भाज्य हमारा 32, तो यहाँ लिखेंगे 32 इक्वल, यहाँ देखिए 8 चौके 32 धन शेषफल 0 है, तो यहाँ लिखेंगे 8 गुणित 4 धन शेषफल क्या है, 0 है। यहाँ हम कारण दर्शाएंगे, चूँकि जो शेषफल है वो 8 बराबर नहीं है 0 के, तो आगे चरण जाएंगे। यहाँ देखिए शेषफल जो है वो बराबर है 0 के, तो इसके बाद चरण समाप्त हो जाता है। तो हमारा अंतिम जो भाजक है 8, वही HCF कहलाएगा। तो HCF इक्वल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए ये 8 हो गया, तो हमारा आंसर निकल जाएगा स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी, अधिकतम संख्या इक्वल 8। ये हमारा आंसर निकल गया। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए
कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो देखिए मैं इसका हल आपको बता रहा हूँ। इसमें भी हम यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ जो b का मान है, यहाँ देखिए m कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या के लिए 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए यहाँ हम b का जो मान है, b इक्वल क्या है, 3 है। तो r के संभव मान क्या होंगे, r के जो संभव मान है वो 3 से छोटे हैं। तो r के मान हो जाएंगे 0, 1 और 2। ये देखिए 3 से कम मतलब 0, 1 और 2 r के मान प्राप्त हो गए। तो r के तो हम धनात्मक पूर्णांक संख्या यदि कोई x लेते हैं, माना कि धनात्मक पूर्णांक संख्या x है, तो तब इसको हम किस रूप में लिखा जा सकता है, इस रूप में लिखेंगे। देखिए किस रूप में लिखा जा सकता है। तो शून्य शेषफल ये हैं। तो पहले देखिए यहाँ इसमें हम क्या रखें, शेषफल यदि हम शून्य रखते हैं, देखिए यहाँ देखिए 3m+1 में शेषफल यदि शून्य रखते हैं तो पहले इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 3q के रूप में लिख सकते हैं। फिर शेषफल का मान हम 1 रखेंगे तो इसको हम 3q+1 के रूप में लिख सकते हैं। फिर शेषफल का मान 2 रखेंगे तो इसको 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए प्रश्न क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग, इनका वर्ग करेंगे हम। तो वर्ग जो है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए इसका वर्ग करेंगे हम, तो 3q का वर्ग करेंगे, 3q का वर्ग करेंगे तो इसको हम क्या लिख देंगे, 3 तरह का 9q का वर्ग हो जाएगा। ये 9q का वर्ग हो जाएगा। इसको हम यहाँ से 3 बाहर निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये बराबर इसको लिख सकते हैं हम 3 और गुणित 3q का स्क्वायर। फिर इसको हम बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको पूरा m मान लें तो हम इसको लिख सकते हैं 3m के रूप में लिख सकते हैं। जी 3m ये हो गया। जहाँ यहाँ लिखेंगे हम कारण दर्शाएंगे, जहाँ m बराबर 3q का वर्ग, ये 3q का वर्ग को m माने हैं तो हमारा क्या मान निकल गया, 3m। अब दूसरा जो संख्या है वो क्या है, 3q+1 है, इसका वर्ग करते हैं। देखिए 3q+1 का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कर रहे हैं हम, इसको इस रूप में लिखे हैं इसलिए इनका वर्ग कर रहे हैं। तो पहला ये 3m निकल गया। दूसरी संख्या का वर्ग करेंगे तो देखिए इसको हम a+b का होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो कैसे हल करते हैं, सरसमका लगा रहे हैं हम यहाँ। तो 3q का वर्ग मतलब 3 तरह का 9q का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 9q का स्क्वायर के बाद प्लस a2ab तो क्या हो जाएगा, 6q आ जाएगा यहाँ। और फिर 1 का वर्ग करेंगे तो प्लस 1 एकम 1 हो जाएगा। ये देखिए फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, 3q बाहर निकालेंगे यहाँ से। ये देखिए 3q बाहर निकाल दिए तो अंदर क्या हो जाएगा, 3q निकाल चुके, 3 तरह का 9 होता है तो 3q बचेगा यहाँ, 3q और यहाँ बचेगा 3 दूनी 6 मतलब +2+1। ये अब देखिए हम इसको q, ये पूरे को हम m मान लें तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इक्वल 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं। ये देखिए 3m+1, ये दूसरा पॉइंट निकल चुका हमारा। अब देखिए तीसरी संख्या का वर्ग करेंगे हम। तो तीसरी संख्या है अपना 3q+2 का वर्ग करेंगे। ये देखिए तो बराबर हमारा 3q+ वर्ग करेंगे तो 3 तरह का 9q का वर्ग हो जाएगा, 9q का वर्ग, फिर +2, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12q हो जाएगा, 12q, फिर हो जाएगा +4। ये देखिए 4।
देखिए हमको इसमें से उभयनिष्ठ निकालना है, चूँकि 4 में 3 नहीं है तो हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे। देखो इसको विभाजित करेंगे 9q का वर्ग प्लस 12q, और इस 4 को हम 3 धन 1 लिख रहा है। देखिए धन 3 लिख दिए और धन 1 लिख दिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, उभयनिष्ठ निकालेंगे यहाँ से, तो हमारा तीनों में से 3 बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बाहर निकाल दिए तो यहाँ 3 तरह का 9 होता है, तो 3q का वर्ग निकल जाएगा, 3q का वर्ग बचेगा। यहाँ से 3 बाहर निकाल दिए तो 3 चौके 12, यहाँ 4q बचेगा, और यहाँ से 3 पूरा उठा लिए तो 1 बचेगा, क्योंकि हर संख्या में 1 का गुणा रहता है। ये देखिए, और प्लस 1। हम देखिए यहाँ क्या करेंगे, इसको हम इस पूरे को m मान लेते हैं तो हमारी संख्या क्या निकल जाएगी, 3m + 1। तो यहीं से हमारा आंसर निकल जाता है। क्या निकल जाता है कि उपयुक्त संख्याओं का वर्ग करने पर 3m + 1, यहाँ भी देखिए 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये सिद्ध हो गया कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग को m, 3m और 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। ये सिद्ध हो चुका। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है, घन मतलब घात 3, तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना कि धनात्मक पूर्णांक संख्या x है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड प्रमेयिका से इसको इस रूप में लिखा जा सकता है। किस रूप में, देखिए 3q + 1 या 3q + 2 के रूप का होगा। तो देखिए इस रूप में लिखा जा सकता है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन करेंगे। तो इनका घन करके देखते हैं। हम 3q का घन करेंगे, घन करने पर यहाँ लिखेंगे घन करने पर, तो हम 3q का घन करेंगे, तो 3q का घन करेंगे। देखिए 3q का घन मतलब घात 3, इसको इस रूप में लिखा सकता है, 3 × 9 = 9 = 27 q की घात 3, इसको 27 q की घात 3 लिखेंगे। इसको और क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम 9 बाहर निकाल देंगे तो 9 × 3 q की घात 3। देखिए 9 × 27 q ही कहलाएगा, ये लिख दिए। अब देखिए हम इस पूरे को m मानेंगे तो इक्वल क्या हो जाएगा, इसको 9m के रूप में हो जाएगा। ये देखिए 9m आ गया। तो 9m जहाँ हम लिखेंगे, यहाँ कारण दर्शाएंगे, जहाँ 3q की घात 3 = m, ये माने हैं। देखिए ये तो पहला पॉइंट हमारा निकल चुका। दूसरी जो संख्या है 3q + 1, इसका घन करेंगे। देखिए 3q + 1 का घन करेंगे तो यहाँ सर्वसमता लगी, और विद्यार्थियों से सर्वसमता अच्छे से आनी चाहिए। देखिए a + b की घात 3 बराबर क्या होता है, तो पहले मैं यहाँ सर्वसमता लिख के दिखाता हूँ। यहाँ देखिए सर्वसमता लिख रहा हूँ मैं, a + b की घात 3 = a की घात 3 + b की घात 3 + 3a² b और +3ab², ये सर्वसमता है। देखिए तो इससे हम क्या करेंगे, इसका घन करेंगे तो 3q का घात 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 9 और 9 × 27, ये 27 q की घात 3 प्लस b की घात 3। तो b की घात 3 मतलब क्या करेंगे, इसको
b का मान क्या है हमारा 1 है, तो 1 की घात 3 बराबर 1 ही होगा, तो इसको हम लास्ट में लिखेंगे। फिर क्या है देखिए 3a का स्क्वायर b, तो यहाँ लिखिए देखिए 3a का स्क्वायर मतलब 3q है, ये देखिए 3q, और b का मान क्या रहेगा 1 रहेगा, तो ये 1 हो गया, प्लस 3ab का स्क्वायर, 3a का मान क्या है 3q है। यहाँ देखिए पहला पॉइंट क्या है 3a का स्क्वायर, a का यहाँ स्क्वायर करेंगे हम ये। अब 3ab का स्क्वायर, 3ab का स्क्वायर, और b का स्क्वायर मतलब 1 की घात 3, इसको हम लिखेंगे अच्छे से। देखिए क्या लिखेंगे हम इसको, 27 q की घात 3 को ऐसे लिखेंगे, इसको 27 q की घात 3, यहाँ हम +1 भूल गए, देखिए 1, ये देखिए ये जो b की घात 3 थी इसको हम लास्ट में लिख दिए हैं, 1 की घात 3 मतलब 1 ही आएगा। तो ये 27 q की घात 3 प्लस 3 तरह का 9 और 9 तिया 27 q आएगा, q का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 27 q का स्क्वायर। फिर क्या आ जाएगा 3 तरह का 9q प्लस 9q और प्लस 1, ये देखिए इसको हम क्या करेंगे 9q सब में से उभयनिष्ठ ले रहे हैं, देखिए 9q हम उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो शेष क्या बच जाएगा 9 तिया 27 होता है 3 यहाँ, और q का वर्ग हो जाएगा, ये 3q का वर्ग प्लस 3q और प्लस 9q पूरा उठा लिए तो 1 बचेगा और प्लस 1। तो देखिए यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस पूरे को हम यदि m मान लें तो क्या हो जाएगा 9m + 1, ये देखिए 9m + 1, पहला क्या आया था अपना 9m आया था, दूसरा आ रहा है 9m + 1। अब देखिए हम तीसरी संख्या का घन करेंगे, तीसरी संख्या है अपने पास 3q + 2 की घात 3, इसका यदि हम घन करेंगे तो हमारा क्या जाएगा बराबर, देखिए उसी से हम कैसे निकाल रहे हैं हम, तो ये आ जाएगा 27 q की घात 3 प्लस 54 q का स्क्वायर और प्लस 36 q आएगा, 36 q और प्लस देखिए 2 की घात 3 करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ 8 आ जाएगा, ये 8 आ गया। तो देखिए हम यहाँ से 9q बाहर निकालेंगे, यहाँ से देखिए 9q बाहर निकालेंगे, तो 9q यदि बाहर निकाल ली 9 तिया 27 होता है, तो यहाँ क्या बचेगा 3q का स्क्वायर प्लस 9, यहाँ क्या बच जाएगा 9 छक्का 54 मतलब 6q बच जाएगा, 6q और प्लस 9 जो कि 36 होता है, तो प्लस 4 यहाँ आ जाएगा, प्लस 4 और प्लस 8। ये देखिए इस पूरे को हम यदि m मान लें तो हम इसको क्या लिखेंगे 9m + 8, ये हमारा आंसर निकल चुका जो हमको सिद्ध करना था। देखिए हम तीनों संख्याओं का यदि घन करेंगे तो घन करके हम देखे हैं तो हमारा पहला ऑप्शन ये 9m आया था, दूसरा 9m + 1 और तीसरा आया है 9m + 8। तो उपयुक्त संख्याओं को हम धनात्मक पूर्णांक संख्या को 9m, 9m + 1 और 9m + 8 के रूप में लिख सकते हैं, ये हमारा सिद्ध हो गया। देखिए कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.2, 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारी पहली संख्या है 140, 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है हमको। तो देखिए 140 बराबर क्या लिखेंगे हम, रफ कार्य करेंगे। यहाँ देखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 140 में 0 है लास्ट में, देखिए इकाई में, तो 2 का भाग जाएगा। देखिए 2 का भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 2 शून्य 0, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। अब देखिए इकाई में 5 आ गया तो यहाँ 3 का देना चाहिए, तो 3 एकम 3 बच गए, 3 एकम 3 बच गए 5, 3 का नहीं जाता इसमें, 5 का जाएगा। देखिए 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7, तो ये हमारे गुणनखंड फैक्टर निकल चुके हैं। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 140 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 5
और गुणित 7। इसको और अच्छे ढंग से लिखना है अभाज्य गुणनखंड रूप में, तो और अच्छे ढंग से लिखना है तो हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणित 5 की घात 1 और गुणित 7 की घात 1। वैसे एक घात 1 को लिखा नहीं जाता, फिर भी हम आपको फैक्टर रूप में ये दिखा रहे हैं। तो ये अभाज्य गुणनखंड। हमारी दूसरी संख्या क्या है? 156 है। देखिए 156 का कैसे निकालेंगे? 156, यहाँ भी हम 156 का गुणनखंड निकालेंगे। 156 का गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 2 का जाएगा, इकाई में सम संख्या है तो 2 सत्ते 14 बच गए 1, 2 अट्ठे 16। फिर 2 का जाएगा, 2 तिया 6 बच गए 1, 2 नाम 18। 2 तिया 6 बच गए 1, 2 नाम 18। देखिए अब इसमें 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 तरका 9 और यहाँ 13 का जाएगा, 13 एकम 13। तो हमारा इसके देखिए फैक्टर निकल चुके हैं। इसको लिखेंगे हम 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। इसको और अच्छे ढंग से लिखना चाहें तो 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 1 गुणित 13 की घात 1। तो ये बहुत सरल चीज़ है, फैक्टर निकालना, किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालना बहुत सरल चीज़ है। तो इस रूप में इसको लिखा जा सकता है। देखिए अगली संख्या है हमारी 3825, मतलब 3825 का गुणनफल, मतलब फैक्टर के रूप में लिखना है अभाज्य गुणनफल। तो देखिए 3825 का गुणनखंड कैसे निकालेंगे? 3825 का ये गुणनखंड निकालेंगे। देखिए इकाई में 5 है तो हम 3 या 5 का जाएगा भाग इसमें, तो 3 का देखते हैं। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बच गए 2, 3 सत्ते 21 और 3 पंचे 15। ये देखिए अब फिर इकाई में 5 है तो इसमें काय का भाग जाएगा? फिर 3 का देखते हैं। देखिए 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15। ये 3 का चला गया। देखिए फिर इकाई में 5 है। देखिए तो अब इसमें 3 का नहीं जाएगा क्योंकि 3 एकम 3, 1 बच गया 3 चौके 12, फिर 5 में 3 का नहीं जाता तो 5 का जाएगा। ये 5 का। तो देखिए 5 अट्ठे 40 बच गए 2, 5 25। ये फिर इसमें फिर 5 का जाएगा, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। ये देखिए ये जो 17 प्राप्त हो गई ये अभाज्य संख्या है, तो इसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। अभाज्य संख्या में किसी संख्या का एक के अलावा और स्वयं के अलावा, तो इसमें 17 का ही जाएगा। तो 17 एकम 17। ये हमारी ये फैक्टर निकल चुके। तो इसको हम इस ढंग से लिख सकते हैं। देखिए 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 और गुणित 17। इसको और अच्छे ढंग से लिखना चाहें तो 3 का स्क्वायर गुणित 5 का स्क्वायर गुणित 17 की घात 1। ये हमारे फैक्टर निकल गए। अब देखिए इसके बाद अगली संख्या बता रहे हैं। देखिए अगली संख्या है हमारी 5500। तो देखिए इसका गुणनखंड निकालना है 5500। ये इकाई में फिर देखिए 500 है तो काय का भाग जाएगा? 5 का जाएगा। 5 एकम 5, 5 शून्य नाम 0, 5 शून्य नाम 0 और 5 एकम 5। ये देखिए फिर इसमें देखिए हम काय का भाग जाएगा। यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि इसमें 5 के आगे हम 7 का देखते हैं तो 7 एकम 7 बच गए 3, 7 चौके 28 बच गए 2, 7 21 चला जाता है। देखिए 7 का जाएगा यहाँ, 7 एकम 7 बच गए, 10 में से 7 गए 3 बचेगा तो यहाँ 30 हो जाएगा। तो 7 चौके 28 बच गए 2 और 7 तिया 21। ये देखिए 7 का चला गया। अब फिर देखिए इसके बाद काय का जाएगा? 7 का इसमें नहीं जाएगा, 7 दूनी 14, 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, क्या जाएगा? 11 का चला जाएगा इसमें। देखिए 11 एकम 11 बच गए 3, 11 तिया 33। अब देखिए अभाज्य संख्या आ चुकी है तो इसमें 13 का ही जाएगा, 13 एकम 13। तो ये हमारे फैक्टर निकल चुके। इसको किस ढंग से लिख सकते हैं? 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। यहाँ हम घात सबकी 1 दिखा सकते हैं तो यही आंसर कहलाएगा अपना। इसका फैक्टर यही संख्या आ जाएगी। तो हमारा आंसर आ गया। अब देखिए इसके बाद अगली संख्या है, इसमें क्या है? 7429। 7429। ये देखिए 7429। तो इसको हम किस ढंग से हल करेंगे?
वही फैक्टर निकालेंगे इसका। इसका जो फैक्टर आता है वो ये आ जाएगा, क्या जाएगा, इसका फैक्टर निकाल के दिखा रहा हूँ। देखिए 7429 इसका फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें दिमाग लगाएंगे, यहाँ सम संख्या नहीं है तो 2 का नहीं जाएगा। 3 का देखिए 3 दूनी 6 बच गए 1, 3 चौके 12 बच गए 2, यहाँ 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 बच गए 19 लास्ट आ जाता है। तो अभाज्य संख्या आ जाती है, तो 3 का भाग भी नहीं जाएगा। तो इसमें देखिए हम आपको बता रहे हैं इसमें 17 का भाग जाएगा। ये देखिए 17 का भाग देंगे इसमें, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौके 68, 5 में ज़्यादा हो जाएगा, 17 चौके क्या हो जाएगा 68। तो इसमें 74 में से 68 घटाएंगे तो देखिए क्या बच जाएगा। एक उधार लेंगे, 14 में से 8 गए, 6 बचेगा और यहाँ 6 बच जाएगा। तो 17 चौके 68, फिर 6 बचा तो 62 हो गया। अब 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 तिया 51, यहाँ देखो 62 हो जाएगा। तो 17 तिया 51 3 बार जाएगा, यहाँ 51 लिखेंगे, 51 घटाएंगे, 2 में से 1 गए 1 और 6 में से 5 गए 1। अब क्या बच जाएगा 19। ये देखिए तो फिर काय का भाग जाएगा ये, इसमें 17 नाम 9 7 63 नहीं जाएगा है ना, 8 7 56 नहीं जाएगा, यहाँ काय का जाएगा, ये दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ इसमें 19 है 119। तो 17 में किस संख्या का गुणा करें, तो देखिए 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम, 9 आना चाहिए इकाई में। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके 28, 7 पन्ना 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49। तो ये 7 बार जाएगा। देखिए हम 7 का देखते हैं गुणा करके, 7 सत्ते 49 की 9 हासिल की 4 और 7 एकम 7 और 4 11, 119, मतलब 7 बार जाएगा। तो ये हमारा निकल गया। अब काय का जाएगा, देखिए 19 का जाएगा, 19। तो यहाँ क्या आ जाएगा 19 23 आ जाएगा और ये अभाज्य संख्या बच जाती है, तो 23 एकम 23 हो जाएगा। तो ये हमारा इसका गुणनखंड निकल जाते हैं। क्या निकलेंगे 17 गुणित 19 गुणित 23। इसको अच्छे से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 17 की घात 1 गुणित 19 की घात 1 गुणित 23 की घात ए। ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया, क्योंकि ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्न संख्याओं के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और यह भी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए हम इन संख्याओं का पहली संख्या हमारी 26 और 91, इन संख्याओं का HCF निकालेंगे, फिर LCM निकालेंगे और फिर जांच करेंगे कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है उनके दोनों के HCF और LCM के गुणनफल के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए हम 26 का गुणनखंड निकालेंगे, तो 26 का गुणनखंड निकालेंगे। देखिए इसको क्या लिखेंगे 2 एकम 2 और 2 तिया 6, ये अभाज्य संख्या आ गई। तो 13 एकम 13। तो हमारा पहला क्या जाएगा 26 इक्वल लिखेंगे, 26 इक्वल 2 गुणित 13। ये देखिए दूसरा 91 को लिखेंगे, 91 इक्वल, तो 91 का फैक्टर निकालेंगे हम, तो 91 का ये निकालेंगे तो काय का भाग जाएगा इसमें 91 में 7 का जाएगा। देखिए 13 सत्ते 91 होता है, ये 13 लिख दिए और फिर 13 एकम 13 ये। तो 91 को क्या लिख सकते हैं 7 गुणित 13। चूँकि इन दोनों संख्याओं का HCF निकालना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि HCF क्या होता है। देखिए HCF दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनफल, ये उभयनिष्ठ गुणन संख्या भी HCF कहलाता है। तो देखिए 13 दोनों में है, इसलिए हमारा HCF क्या निकल जाएगा, HCF इक्वल 13। ये हमारा अधिकतम मान निकल गया 13। अब देखिए 13 निकलने के बाद इनका LCM निकालना है। तो LCM कैसे निकालेंगे, इनका LCM निकालने के लिए हम लिखेंगे इनका संघ करेंगे, जो गुणनखंड है उनका संघ करेंगे तो हमारा LCM निकल जाएगा। तो इनका संघ करेंगे, देखिए LCM निकाल रहे हैं, LCM ये, तो इन दोनों ये जो फैक्टर हैं इनका संघ करेंगे तो लिखेंगे 2 गुणित 7 गुणित
13, 2 गुणित 7 गुणित 13, तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा 7 दूनी 14 गुणित 13 करेंगे तो 182 आ जाएगा। देखिए 182, तो ये 182 क्या निकल गया, एलसीएम निकल गया। अब देखिए हमको जांच करना है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो दोनों संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ एलसीएम और एचसीएफ लेते हैं। देखिए एचसीएफ गुणित एलसीएम, एलसीएम बराबर क्या है, एचसीएफ अपना निकाले हैं 13 निकाले हैं, तो ये देखिए 13 गुणित एलसीएम क्या है हमारा 182 है, तो 182 लिखेंगे। इन दोनों का गुणन करेंगे हम, तो दोनों का गुणा करेंगे तो 2366 आ जाएगा, मतलब 2366 गुणा करके देख लीजिए इनका, तो ये निकल जाएगा। अब इन दोनों का जो गुणनफल है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, संख्याओं का गुणनफल बराबर, तो संख्या कौन कौन सी है हमारी, 26 गुणित 91। इनका यदि हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, गुणनफल आ जाएगा 2366 ही आएगा। ये देखिए 2366, ये देखिए दोनों पक्ष अपने इक्वल हैं। ये देखिए तो हमारा जांच कर चुके कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है उन दोनों संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड संख्याएं क्या है, 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और जांच भी करना है। तो देखिए 510 का हम गुणनखंड निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम 510 बराबर, यहाँ गुणनखंड निकाल के बता रहा हूँ आपको, 510 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 का जाएगा, 2 दूनी 4 बच गए 1, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, फिर 2 का जाएगा, 2 का नहीं जाएगा इसमें, 3 का जाएगा। देखिए 3 अट्ठे 24 बच गए, देखिए 3 अट्ठे 24 बच गए 1, 3 पंचे 15, यहाँ फिर काय का जाएगा, 5 का जाएगा, 5 एकम 5 बच गए 3 पसत्ते 35, अभाज्य संख्या आ गई तो 17 एकम 17, ये हमारे इसके फैक्टर निकल चुके। तो इसको लिखेंगे 2 गुणित 3 गुणित 5 और गुणित 17। इसको निकालने के बाद 92 का निकालेंगे, तो हम देखिए 92 को लिख सकते हैं, 92 इक्वल 2 गुणित 2 और गुणित 23। ये देखिए 23 दूनी 46 और 46 दूनी 92। तो देखिए ये जो संख्या निकल चुकी, अब इससे हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ देखिए ये जो दोनों में है, दो दोनों में है, तो हमारा एचसीएफ निकल जाएगा, एचसीएफ इक्वल उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है, ये निकल चुका। इसके बाद एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो इन जो गुणनखंड है दोनों संख्याओं का, इनका संघ करेंगे हम। तो देखिए हम संघ कैसे करते हैं, इनका एलसीएम आ जाएगा तुम्हारा 2 गुणित 2, इन दोनों 2 को ले लिए, फिर इसके बाद क्या करेंगे हम 3 को लेंगे, गुणित 3 गुणित 5 ये, और गुणित 17 भी है, देखिए 17 को लेंगे और गुणित 23 को ले लेंगे। ये देखिए ये सबका गुणनफल ही एलसीएम निकलेगा। तो हमारा एलसीएम सबका गुणा करेंगे, हमारा एलसीएम निकल जाएगा ये 23,460, ये एलसीएम निकल गया। अब देखिए इनको ही जांच करेंगे कि इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है, यहाँ देखिए हम जांच कर रहे हैं, जांच करने पर ये जांच दिखा रहे हैं। तो एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर क्या निकलेगा, देखिए एलसीएम क्या, एचसीएफ क्या है, 2 है, एलसीएम ये है, देखिए 23,460 गुणित 2, इसका गुणा करेंगे तो क्या निकल जाएगा, ये 46,920, 23 दूनी 46 होता है, और 460 का 2 में गुणा करेंगे तो 920 आएगा, तो ये आ जाएगा 46,920। ये देखिए दोनों का गुणनफल आया है। अब दोनों संख्याओं का
गुणा करेंगे हम, मतलब किसका गुणा करेंगे, 510 और 92 का। तो यहाँ लिखेंगे 510 गुणित 92 बराबर आ जाएगा, यही संख्या आएगी 46,920। ये देखिए दोनों पक्ष क्या हो गए, इक्वल हो गए, मतलब हमारा आंसर सही है कि एचसीएफ 2 होगा और एलसीएम 23,460 होगा। देखिए अगला युग्म है 336 और 54। तो 336 का हम गुणनखंड निकालेंगे। तो 336 बराबर, देखिए अब हम आपको नहीं दिखा रहे हैं बार बार गुणा कैसे फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो हम सीधे सीधे इसको हम दिखा रहे हैं। हम इसका आ जाएगा, फैक्टर आ जाएंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। ये देखिए 4 बार 2 आएगा और फिर 3 आएगा और फिर 7 आएगा, ये सब का गुणा करेंगे तो 336 होता है। अब देखिए हम 54 का निकालेंगे। तो 54 इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा 2 का भाग जाएगा 54 में, फिर 3 का 3 बार जाएगा, 3 गुणित 3 गुणित 3 निकाल के देख लीजिए, ये फैक्टर यही निकलेंगे। अब देखिए हमको इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ इक्वल उभयनिष्ठ गुणनखंड, देखिए यहाँ 1 2 उभयनिष्ठ है और एक 3 उभयनिष्ठ है, तो मतलब 3 दूनी 6 हमारा आंसर निकल जाएगा। 2 गुणित 3 बराबर 6, ये एचसीएफ निकल गया। अब एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम इक्वल उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएंगे हमारे, इसमें 4 2 इसमें है, देखिए तो इन चारों 2 को लिखेंगे हम 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। फिर इसके बाद क्या है, 3 है, तो 3 को हम 3 बार, ये देखिए 3 है तो इसको हम 3 बार लिखेंगे, 3 गुणित 3 गुणित 3। फिर इसके बाद हम क्या है, 7 है, देखिए ये 7 है तो 7 को लिखेंगे, ये हमारा एलसीएम निकल जाएगा। तो एलसीएम इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, देखिए सबका गुणा करेंगे हम तो आ जाएगा 3024, ये एलसीएम निकल गया। अब देखिए हम जांच करेंगे। तो जांच क्या करेंगे, एचसीएफ गुणित एलसीएम दोनों का गुणा करेंगे। तो हमारा एचसीएफ क्या निकला है, 6 निकला है, और एलसीएम क्या निकला है, 3024 निकला है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो गुणा क्या आ जाएगा, 18,144 आ जाएगा, 18,144। ये तो देखिए ये दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल निकल गया। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। तो दोनों संख्याएं हमारी कौन कौन सी है, 336 गुणित 54, इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो दोनों का गुणा करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी 18,144। ये देखिए दोनों पक्ष इक्वल हो गए, इसलिए हमारा जो आंसर है वो सही है, एचसीएफ 6 और एलसीएम 3024।